अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर आई है जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप की आर्थिक नीतियों की बुनियाद ही हिला दी है। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये शक्तियों के बंटवारे और ग्लोबल ट्रेड के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरी कहानी में कई दिलचस्प मोड़ हैं, तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। हम कोर्ट के फैसले से शुरू करेंगे, फिर टैरिफ के पीछे की राजनीति को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका दुनिया के देशों, खासकर भारत के लिए क्या मतलब है। देखिए, ये कोई मामूली अदालती फैसला नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जो अमेरिकी सरकार की मूल संरचना पर ही सवाल उठाता है। मतलब, देश को चलाएगा कौन, राष्ट्रपति या फिर कांग्रेस? यहां पे चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स जो कह रहे हैं उसका मतलब बहुत साफ है कि संविधान प्रेसिडेंट को अपनी मर्जी से टैक्स लगाने की इजाजत नहीं देता। यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है, और यही तो चेक्स एंड बैलेंसेस का मूल सिद्धांत है। और यह फैसला कोई बहुत करीबी मामला भी नहीं था। 6-3 के बहुमत से कोर्ट ने एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों की सीमा को लांघ गए थे। ये फैसला राष्ट्रपति के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये कि उन्हीं के नियुक्त किए हुए 2 जजों ने उनके खिलाफ वोट दिया। ये चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। तो आखिर ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे क्या जिन्हें कोर्ट ने रद्द कर दिया? चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन टैरिफ्स को लागू करने के लिए प्रशासन ने 1977 के एक पुराने कानून का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है IEPA। ये कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ विशेष आर्थिक शक्तियां देता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या व्यापार घाटा वाकई एक राष्ट्रीय आपातकाल है? और आलोचकों का तर्क भी बिल्कुल यही था। उनका साफ कहना था कि प्रशासन इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये कानून असल आपात स्थितियों के लिए बना था, न कि इसे एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए। और ये टैरिफ कोई छोटे मोटे नहीं थे। ये चार्ट देखिए, वियतनाम पर 46% तक का टैरिफ लगाया गया। जापान और चीन जैसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पर भी बहुत भारी टैक्स लगाए गए थे, जिससे ग्लोबल ट्रेड में एक तरह से हड़कंप मच गया था। तो इस बड़ी झटके के बाद व्हाइट हाउस का क्या रिएक्शन था? खैर, इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये देश की न्यायपालिका पर, जो अमेरिकी लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है, उस पर सीधा हमला था। एक तरह से राष्ट्रपति ये कह रहे थे कि वो कानून से ऊपर हैं। प्रशासन ने फौरन एक नए टैरिफ का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस टेबल को देखिए, ये पहले वाले के मुकाबले काफी कमजोर है। इसकी अधिकतम दर सिर्फ 15% है, इसकी एक समय सीमा है, और इसे लागू करने के लिए एक बिल्कुल अलग कानूनी आधार की जरूरत है। अब इस पूरी कानूनी लड़ाई में एक और किरदार बहुत अहम है, वो वकील जिसने कोर्ट में प्रशासन को हराया और इस ऐतिहासिक फैसले की नींव रखी। इनसे मिलिए नील कात्याल। ये कोई आम वकील नहीं है, वो अमेरिका के टॉप सुप्रीम कोर्ट वकीलों में से एक हैं, और इस केस में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उनकी कहानी भी काफी प्रभावशाली है। वो भारतीय प्रवासियों के बेटे हैं, और देखिए कैसे मेहनत के दम पर वो अमेरिकी लीगल सिस्टम के टॉप पर पहुंचे। उन्होंने ओबामा प्रशासन में एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल के तौर पर भी काम किया है, और 2 बार लिटिगेटर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। और ये नंबर देखिए, 50 से भी ज्यादा। ये बताता है कि उनका अनुभव और रुतबा कितना बड़ा है। उन्होंने किसी भी दूसरे अल्पसंख्यक वकील से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस फैसले की गूंज सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रही, इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। चलिए 2 देशों का उदाहरण लेते हैं, भारत और ब्राजील, और देखते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। भारत ने क्या किया? उसने भारी टैरिफ से बचने के लिए कोर्ट के फैसले से सिर्फ 18 दिन पहले ही जल्दबाजी में एक समझौता कर लिया। लेकिन इस सौदे की कीमत भी चुकानी पड़ी, जिसमें अपने कृषि क्षेत्र को खोलना और रूस से तेल खरीद बंद करने जैसी बड़ी रियायतें शामिल थीं। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील ने एक बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, उन्होंने बस इंतजार किया, इस उम्मीद में कि अमेरिकी अदालतें इन टैरिफ्स को रद्द कर देंगी। और नतीजा आपके सामने है, ब्राजील का दांव काम कर गया। बिना कोई रियायत दिए उन्हें अपने आप ही नया कम 15% का टैरिफ रेट मिल गया, जबकि भारत पर अब एक ऐसी डील को फिर से नेगोशिएट करने का दबाव है जो अब उतनी फायदेमंद नहीं लग रही। तो ये फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत हार का मामला नहीं है, इसने ग्लोबल ट्रेड के सारे समीकरण बदल दिए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है
कि जब प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार ही उनके हाथ से चला गया है, तो बाकी दुनिया अब अमेरिका के साथ व्यापार की शर्तें कैसे तय करेगी।